Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर 8 मई को होगी सुनवाई। पटना में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में सड़क पर उतरे नियोजित शिक्षक आज निकाल रहे हैं प्रतिरोध मार्च। 5 मई का होगा बड़ा जुटान। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। रिश्ते में सुधार की गुंजाइश ना हो तो हो सकती है तलाक। दंपति को वेटिंग पीरियड का इंतजार करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में नवादा सांसद चंदन सिंह के भाई की कार के ड्राइवर ने एक शख्स को मारी ठोकर। बुनट पर लटके शख्स के साथ कार को दौड़ाया। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने मामूली विवाद में एक युवक को मारी गोली। स्कूल के फील्ड में गांजा पी रहे बदमाश ने की फायरिंग। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर है जहां आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई है और मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। मामला 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या से जुड़ा हुआ है। 1994 में आईएएस की हत्या का मामला है। जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। तो अब आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार सरकार को जवाब भी देना होगा क्योंकि सरकार से सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट करेगा और इस मामले में तैयारी भी बिहार सरकार की अब होनी है। तो 1994 में आईएएस की हत्या हुई थी और इसी मामले में कारा नियमावली में संशोधन किया बिहार सरकार ने। आनंद मोहन जेल से बाहर आए और जेल से बाहर आने के साथ ही नाराजगी जी कृष्णैया की पत्नी में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। निकल के बोले जी सर, एक सवाल। बिहार के बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मृतक आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उमा कृष्णैया की याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। हालांकि आपको बता दें कि उमा कृष्णैया ने फिलहाल बिहार सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें बिहार सरकार ने समय से पहले ही आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक आदेश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के न केवल नोटिफिकेशन को चुनौती दी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी दोषी को गंभीर मामले में अगर कोई सजा दी जाती है तो दोनों सजाओं में से एक सजा को कंटिन्यू रखना सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और बिहार सरकार का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस नोटिफिकेशन का परीक्षण करे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर आनंद मोहन की रिहाई पर जेडीयू ने कहा है कि सरकार ने विधि सम्मत कार्रवाई की और सरकार कोर्ट में अपनी बात रखेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जेल मैनुअल के सक्षम प्रावधान के तहत राज्य सरकार के परिहार बोर्ड ने विधि सम्मत आनंद मोहन सहित विभिन्न कैदियों की रिहाई की है जिन्होंने सजा की अवधि काट लिया। आम और खास जो अंबेडकर जी का संविधान है उसके तहत उसकी दूरी को खत्म किया है। अभी माननीय न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, न्यायपालिका इस पर विचार करे, लेकिन राज्य सरकार ने जो भी किया है वो विधि सम्मत किया और राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। अब तलाक पर बड़ा फैसला आ चुका है। आपसी सहमति से शादी टूट सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला यह सामने आया है। संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। आपसी सहमति से शादी तोड़ने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। बिना फैमिली कोर्ट गए तलाक हो सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत यह बड़ा निर्णय लिया गया है।
तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश नहीं बची हो तो तलाक दिया जा सकता है। इसके लिए दंपति को वेटिंग पीरियड के लिए इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। बता दें कि मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब इसकी बाध्यता नहीं होगी। तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने असीमित अधिकार जो आर्टिकल 142 के तहत उसे संविधान के मुताबिक मिलता है, उसका फिलहाल इस्तेमाल करते हुए उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने का अधिकार दिया है जिन जोड़ों में फिलहाल रिश्तों में सुधार करने की कोई गुंजाइश भविष्य में ना दिखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो तलाक के लिए अपील करता है और ऐसे में अगर उसके रिश्ते में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो बिना कूलिंग पीरियड के उसे तलाक देने का तुरंत अधिकार अदालत को है। हालांकि इससे पहले एक व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए संबंधित कोर्ट में अपील करना पड़ता था तो जो मिनिमम समय होता था कूलिंग पीरियड का वो 6 महीने होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं तो बिना कूलिंग पीरियड के ही उनकी अर्जी को फिलहाल मंजूर करके तुरंत तलाक देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले दिनों में उन तमाम जोड़ों के लिए एक राहत होगी जो लंबे समय से आपस में तलाक के लिए अपील करते हैं और संबंधित कोर्ट उन्हें बार बार तलाक न देने के लिए यानी कि रिश्ता जोड़ने की इजाजत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई फैसले ऐसे उनके द्वारा फैसले दिए गए हैं जिनमें ये साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं तो वो भी एक प्रकार की क्रूएलिटी होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज एक स्पष्ट फैसला देते हुए ये कहा कि बिना कूलिंग पीरियड का इंतजार किए हुए ही असीमित जो फिलहाल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142 उसका प्रयोग करते हुए अदालत उन जोड़ों को तुरंत तलाक देने की इजाजत दे सकता है। कैमरामैन रविंद्र रावत के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह के भाई की कार से एक शख्स को ठोकर मारने और बोनट पर घसीटने के मामले में चंदन सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। सांसद चंदन सिंह ने ड्राइवर को हटाने का आदेश दे दिया है, साथ ही पुलिस से भी उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि कल शाम ही आरएलजेपी सांसद चंदन सिंह दिल्ली से पटना लौट गए थे, जिसके बाद एक घटना हुई थी। इस घटना की तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स कार की बोनट पर दिखाई दे रहा है और सांसद का ड्राइवर कार की रफ्तार को बढ़ाकर तेजी से कार को भगाया जा रहा है। पीड़ित शख्स की पहचान चेतन के रूप में की गई है जो मदद के लिए बचाव बचाव की आवाज लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। फिलहाल पुलिस कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि कार पर सिर पर ड्राइवर ही सवार था। इनकी गाड़ी में थोड़ी भी सटी हो। नाम क्या आपका? रामचल कुमार। रामचंद्र जी सब देखते आ रहे हैं, आप आगे से इनको बोनट से नहीं सर, ये जबरदस्ती हमारे साथ किए हैं। हाँ, तो ये गाड़ी चला रहे थे, आपकी बोनट पे चलते हुए आ रहे थे आपके दोस्त? नहीं सर, मैंने नहीं थे। ये जब गाड़ी ये किए तो मैंने गाड़ी रोका। हाँ। अगर आप इनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी को लगा लीजिए वहाँ, अगर थोड़ा सा भी सटा हो तो मैं दोषी हूँ। नहीं, आप इनको इतनी दूर से अपनी बोनट पे लेकर नहीं सर, ये जबरदस्ती चढ़े। जबरदस्ती चढ़े तो आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका भी, कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। सर मैं आज तक की ड्यूटी पे से आ रहा हूँ। मैम को अभी मैंने ड्रॉप करा है सेक्टर 19 में। तो जैसे ही आश्रम का फ्लाईओवर आया है, मैं नीचे से आ रहा था महारानी बाग से, इन्होंने मेरे को 2 बार टॉर्च किया, हिट किया, मैंने अपनी गाड़ी बचाई। तीसरी बार जब इन्होंने हिट किया तो इनकी गाड़ी बिल्कुल मेरे राइट साइड के दरवाजे से आके एकदम चिपकी। मैंने इनको रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुके। मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया तो इन्होंने तब भी नहीं रोकी मेरे को। फिर ये यहाँ पे निजामुद्दीन के आगे जो नीला गुम्बद है, ये वहां तक मेरे को यहाँ पर लेके आए, जो कि मैंने इससे पीछे बत्ती है उसके ऊपर मैंने इनको सर को आवाज मारी। ये SHO पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, इनको जब मैंने आवाज मारी है
तब ये यहाँ पे आके मेरे को इन्होंने रोका सर, नहीं तो ये तो पता नहीं कहाँ तक लेके जाते सर मेरे को। इधर इस पूरे मामले को लेकर नवादा सांसद चंदन सिंह ने कहा है कि ये गाड़ी उनके भाई की है। जब वो दिल्ली जाते हैं तो इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात में ड्राइवर गाड़ी कैसे लेकर चला गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में चंदन सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गाड़ी हमारी नहीं है, मेरे भाई साहब का गाड़ी है। मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो वो गाड़ी अब यूज में जाता हूँ, है ना। हम भी यूज करते हैं, भाई साहब भी यूज करते हैं। अब ड्राइवर रात में गाड़ी कहाँ गया ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। अगली खबर पटना से, जहां नई शिक्षक नियमावली का विरोध लगातार जारी है। नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने नए अध्यापकों के लिए जो नियम बनाया है उसमें बदलाव की मांग की जा रही है। शिक्षकों की परीक्षा लेने के फरमान को रद्द करने की मांग की जा रही है। जमाल रोड से निकले प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने डीएम कार्यालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला, फिर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए जो नया नियम लाया गया है उसके खिलाफ लगातार संघ का प्रदर्शन है और आज भी ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और डीएम कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज ये प्रदर्शन करने उतरे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो अध्यापक नियमावली 2023 लाया गया है इसके लिए इनका विरोध है और लगातार इनका विरोध बढ़ता जा रहा है। इन्होंने पहले सरकार से वार्ता की मांग की, लेकिन सरकार ने इनसे वार्ता नहीं की और सरकार किसी भी रूप में इनके आंदोलन से झुकने के लिए तैयार नहीं है और मजबूरन इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज ये लोग पहुंचे हैं डीएम कार्यालय, ज्ञापन देंगे। हम इनसे शिक्षकों से बातें करेंगे, आखिर क्यों हम लोग क्या मांगे हैं। अध्यापक नियमावली 2023 का हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। समान काम समान वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेवल 7 और 8 के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी से परीक्षा मुक्त 16 वर्षों से जो शिक्षक कार्य कर रहा है, जो अपने पूरे सेवा काल में कई परीक्षा दिया है, वह स्टेट दिया, टेट दिया, दक्षता दिया, तो सरकार आपसे वार्ता नहीं कर रही है तो क्या रहेगा आप लोग का रुख? हम लोग अभी 20 तारीख को प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आंदोलन करेंगे। क्या क्यों आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं, क्यों? हम लोग सरकार के नियमावली के खिलाफ हैं। ये बहुत ही गलत है कि शिक्षकों का जो है प्रमोशन एग्जाम लेकर के किया जा रहा है, इसे बिल्कुल वापस लेना चाहिए। तो सरकार के खिलाफ ये लोग उतरे हैं, सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं इनका आंदोलन उग्र है। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी, जो परीक्षा लाया गया है परीक्षा देने के लिए शिक्षकों को, उसका विरोध है और कहीं ना कहीं इनका विरोध काफी उग्र है और अपने विरोध से ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बड़ी खबर आरा से है, जहां मामूली विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। घटना पौना थाना क्षेत्र के पौना गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक के सीने में गोली लगी है, जिसकी पहचान पौना गांव के रहने वाले शरीफ मियां के बेटे सहगीर आलम के रूप में की गई है। सहगीर आलम रोज की तरह गांव के एक स्कूल के फील्ड में खेलने गया था, तभी स्कूल के फील्ड में गांजा पी रहे एक बदमाश के साथ उसकी बहस शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते बदमाश ने उसे गोली मार दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 25 ईयर अंडर एज का एक लड़का है, कुछ विवाद में अपना गोली लगी है दाहिनी तरफ छाती में, तो गोली निकाल दिया गया है और छाती में हम लोगों ने चेस्ट ट्यूब डाल दिया है। तो ब्लड आ रहा है, अभी हम लोग एक आधी यूनिट ब्लड अरेंज करा के तुरंत उसको ट्रांसफ्यूज कराएंगे और अभी बीपी पल्स अभी स्टेबल है। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद आरजेडी की ओर से ब्राह्मणों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव और पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को निशाना बनाते हुए कहा कि एक भी ब्राह्मण इस देश के नहीं है, सारे ब्राह्मण विदेशी हैं। ब्राह्मणों में रशियन मूल के डीएनए का खुलासा हुआ है। सुपौल के निर्मली नगर भवन में आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यदुवंश कुमार यादव ने विवादित बयान दिया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 29 अप्रैल का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर परिचर्चा के दौरान यदुवंश कुमार यादव कार्यकर्ताओं से ये बात कह रहे हैं। हैरानी की बात है कि यदुवंश कुमार यादव तक ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ब्राह्मणों पर आपस में झगड़ा लड़ाने और सभी को बांटने का आरोप लगा दिया और कहा कि इस देश से ब्राह्मणों को भगाना होगा। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो
रशियन उनका ये लोग है, यहाँ से आकर के हम लोगों को आपस में मिला करके लड़ा करके झगड़ा करके आपने ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया, इसके आतंक से उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। गठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए, ब्राह्मण यहाँ के मूलवासी है, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए। इनको लगता है कि कहीं कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। महागठबंधन के नेता मंत्री के बचाव में दिख रहे हैं तो बीजेपी ने बाबा के बचाव में विरोधियों पर हमला बोला है। आजकल तो जिस तरह का चल रहा है बाबाओं का खेल देश के अंदर में, कई बाबा राम रहीम से लेकर के आसाराम बापू जी सहित कई अन्य जो बाबा का उदाहरण किए हुए हैं, इनको सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर में कोई ऐसी भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई स्वरूप नहीं आना चाहिए जिससे लगे कि अन्य कोई और लोग आहत हो रहा है। राजद को हो क्या गया है, कभी जगदानंद सिंह तो कभी सुरेंद्र राम। बाबा जोगेश्वर पर यह हमला नहीं है, बल्कि ये हमला हिंदू और हिंदुस्तान में रह रहे करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और साधु संत हैं, उनके ऊपर हमला है। अब कौन क्या बयान दिया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि नीतियों के बदौलत नहीं, निश्चय के बदौलत नहीं, घोषणा पत्र के बदौलत नहीं, अब आध्यात्मिक क्षेत्र के तथा कथित बाबा के भरोसे अगर राजनीति का एजेंडा तय होना है तो भगवान ही ऐसे राजनीतिक दल का मालिक होगा। देखिए, अंधश्रद्धा फैलाना और दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत भरी बातें करना भारत में गैर कानूनी है। ये काम कोई भी करेगा तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन अपने धर्म के प्रचार का अधिकार इस देश के एक एक नागरिक को है। यह अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा हों या कोई, अगर वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं तो दिल खोल के स्वागत कीजिए। लेकिन अगर वो कानून तोड़ते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो कोई बाबा हो कोई हो, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। जो कुछ भी आधार पत्र में बातें कही गई थी, उनके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अलग अलग नेताओं ने, साथियों ने दिए। उन तमाम सुझावों को संकलित करते हुए विजन डॉक्यूमेंट जो आगे बनेगा उसमें हम सबको शामिल करेंगे और साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग हैं देश भर में, बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी, उन सभी लोगों से हम संपर्क करेंगे, राय करेंगे, परामर्श करेंगे और तब एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट पार्टी की ओर से अगले कुछ दिनों के बाद हम जारी करेंगे। तो शिविर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यह था। इसके अतिरिक्त वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है, खासकर बिहार की, उस पर भी गंभीर चर्चा हुई। सब लोगों ने चिंता व्यक्त की कि राज्य को कहां जाना था, नीतीश जी को ले जाना था कहां राज्य को, और कहां लेकर चलने लगे। जहां से नीतीश जी ने शुरुआत की थी 2005 में, बिहार को फिर से वही पहुंचाने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। इस बात को लेकर लगभग सभी साथियों ने चिंता व्यक्त की और ऐसी चिंता हमारी पार्टी के साथियों की सिर्फ नहीं है, बिहार की आम जनता की यही चिंता है।
इस चिंता के मद्देनजर हम लोग अपनी पार्टी को जनता के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किस रूप में आगे मजबूत करें, क्योंकि बिहार भर के लोगों की नजर हमारी पार्टी की ओर है। इस विषय पर भी विमर्श सब लोगों ने मिलकर किया और इसी संदर्भ में पार्टी की मजबूती की दृष्टि से आम जनता के बीच जाने का कार्यक्रम अपनी पार्टी के साथियों के साथ मिलकर कैसे हम करेंगे, इस पर भी विमर्श करते हुए और तय किया गया कि हम राज्य के तमाम जिलों में जिला सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो आरएलजेडी कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरीके से